नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये जो आर्टिकल्स है गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है एड्रेस। साथ ही हमारा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो पहला टॉपिक है बिल्कुल कंटेक्चुअल है, डार्क स्काई रिजर्व। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बादल रहित किसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए जो है नदन साइड में हमारे यहाँ एक साइट जो है वो डिसाइड की गई है ना। तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो रीजन है हमारा वो क्या है, नदन रीजन है हमारा, ठीक है। तो वहां पर जो आपका एटमॉस्फेयर कैसे है कि वहां पर आपका क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो कम होता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लाउड जो है आपका क्लाउड लेस एनवायरमेंट रहता है वहां पर, तो उसके लिए वो उपयुक्त है। तो ये जानने की जरूरत है कि ये कहां पर है और किसके द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये जीएस पेपर थर्ड में रख सकते हैं, एनवायरमेंट का एंगल है यहाँ पर। दूसरा और तीसरा जो टॉपिक है इंटरनेशनल टॉपिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के टॉपिक हैं आपके, ठीक है। और एक में हमको इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन देखना है, एक में इंडिया के साथ हमारा ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन देखना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहां पर जैसे किसी भी जाति समूह को, किसी भी वर्ग को जो है एससी की लिस्ट में या शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में आगे शामिल करना है तो उसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है। आर्टिकल 341 पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। उसके तहत करते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और एक बार जिनको लिस्टेड कर दिया गया तो उसमें फिर बाद में जो है परिवर्तन जो है अवांछनीय नहीं किया जाता, है ना। उसके लिए भी सीलिंग की गई है। तो इसको देखेंगे हम लोग, सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके बाद नैनो यूरिया की बात करेंगे। तो जो कन्वेंशनल यूरिया थी उसका प्रोडक्टिविटी कम थी, इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है ना। तो इस संदर्भ में इस आर्टिकल को यहां पर रखा गया। थर्ड पेपर में इसको आप रख सकते हैं, साइंस एंड टेक और एग्रीकल्चर दोनों में आएगा ये। तो पहला जो टॉपिक है इसमें सबसे पहली चीज ये जानने की जरूरत है कि ये अपने इस तरीके का पहला इनिशिएटिव है भारत के संदर्भ में। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने अनाउंस किया है कि इंडिया की पहली जो डार्क स्काई रिजर्व है उसको लद्दाख के हेनले में हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में सेटअप करेंगे। तो ये जगह याद रख लीजिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक। इसके बाद जो डार्क स्काई रिजर्व है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी प्लेस होती होगी, एक ऐसा स्थान जिसको डेजिग्नेट किया जाता है ना, जहां पर मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस होता है ना। लैंड वाला कोई स्थल हो गया, कोई रीजन हो गया, तो ऐसा क्षेत्र जहां पर जो आर्टिफिशियल लाइट है उनका हस्तक्षेप कम से कम हो, तभी तो इसको डार्क स्काई रिजर्व बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये जो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है ये एक तरीके का एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बेस्ड है। वही डेजिग्नेट करता है किसी भी साइट को एज इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेस या पार्क सेंचुरी या रिजर्व के रूप में। उसके कुछ क्राइटेरिया है, जब वो मीट हो जाते हैं तो वो उसको डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट एवर इस तरीके का नाइट स्काई सेंचुरी होगा। इससे एस्ट्रो टूरिज्म को बल मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर जो यहां पर गांव के निवासी होंगे उनको ट्रेन भी किया जाएगा कि जो भी आपके विजिटर्स वगैरह आए तो वो किस तरीके से यहां पर जो है इसको देख सके, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कर पाए, ठीक है। अब हेनले को ही क्यों चुना गया, तो सीधी बात है कि यहां पर क्लाउडलेस स्काई वगैरह है, लो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर वगैरह भी यहां पर देखा जाता है। तो ये बेस्ट साइट है इस तरीके की साइट के रूप में डेजिग्नेट करने के लिए, ठीक है। अब ये नॉर्मल सा टॉपिक है, बाकी कुछ पॉइंट्स जो है नॉर्मल सी चीजें लिखी गई हैं कि
जिससे खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर जो आसपास के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चांगथांग है उनके बारे में भी लोग जो है जागरूक होंगे, वहां भी विजिट करेंगे, है ना, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बायलैटरल रिलेशंस जो है इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन हमको मेंस में मिलते हैं, प्रीलिम्स में भी मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आयाम हैं जहां पर इंडिया और बांग्लादेश के अपने अपने हित हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा BCPN MBA मतलब जो हमारे पड़ोसी देशों से लगने वाली जो सीमा रेखा है वो सबसे ज्यादा किससे लगती? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर है, ठीक है ना। बहुत लंबी जो है हमारी कोस्ट लाइन को भी हम साझा करते हैं, तो और पोरस बॉर्डर भी है, तो बहुत सारे हित जो है हमारे संदर्भित है। बहुत सारी नदियां जो है वो क्या है? इंटरकनेक्टेड है ना। ट्रांस बाउंड्री जो आपकी रिवर्स है बहुत सारी है, ट्रांस रिवर्स, ठीक है। अब यहां पर वही बताया जा रहा है कि किसी भी दो देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं उनके पीछे बहुत बड़ा जो रीजन होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है। सीधी बात है, जैसे यहां पर है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण है अंतरराज्यीय सहयोग का वो क्या है? भौगोलिक स्तर, भौगोलिक स्थिति है ना। अब यहां पर वही बताई जा रही है कि ज्योग्राफिकल जो आपकी लोकेशन होती है वो किस हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से जो है आपके संबंध डिराइव होते हैं दो देशों के बीच में। यही बताया जा रहा है कि इतिहास के अनुसार भी देशों के भाग्य का निर्माण जो है, निर्धारण जो है भौगोलिक स्थिति उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और भारत और बांग्लादेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा उस हिसाब से फेवरेबल है कि दोनों को साथ में मिलकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि पड़ोसी देश हैं हम, ठीक है ना। तो अब यहां पर नेक्स्ट जो है वो डोमेन देखेंगे हम लोग। तो की पॉइंट्स यहां पर बताना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो ये लगातार बढ़ा है, $2.4 बिलियन था 2009 में और $10.8 बिलियन से 2020-21 में, ठीक है ना। अब यहां पर वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन कर दे बांग्लादेश, दोनों देशों के बीच अगर साइन हो जाए, हस्ताक्षरित हो जाए, तो इससे जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है वो राइज हो सकता है 182% तक, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि अगर और सारी भी फैसिलिटीज जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए, ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है उनको रिड्यूस किया जाए, तो ये प्रॉफिट 300% तक भी हो सकता है। बांग्लादेश और इंडिया जो बाउंड्री शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर की लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर है। पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो 5th लॉन्गेस्ट है अपने आप में, ठीक है। अब एरिया ऑफ कॉपरेशन देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज यहाँ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि हायर कनेक्टिविटी है। अब हिस्टोरिकल रीजन से देखें तो बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था, तो आप देखेंगे बंगाली भाषी लोग वहां पर भी है, तो इसके कारण भी कल्चरल टाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। अब यहां पर जैसे साउथ एशिया को ईस्ट एशिया से कनेक्ट करना है चाइना से, तो कनेक्टिविटी के संदर्भ में भी देखेंगे तो यहां पर भी कॉपरेशन है भारत का बांग्लादेश के साथ। इसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया जो है बहुत लंबी कोस्ट लाइन भी बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, तो ये यूजफुल है नेविगेशन के लिए, ट्रेड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, ब्लू इकोनॉमी के लिए। नॉर्थ ईस्ट से भी कनेक्टिविटी को आप जोड़ के देख सकते हैं इसमें। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत में जो एलुवियल सॉइल है ना, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स है, रेयर अर्थ मेटल जो मेटल्स हैं आपके, मिनरल्स है इंडिया में, तो वो क्या है, वो भी यूजफुल है दोनों देशों के लिए, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडस्ट्री जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, तो इन क्षेत्र में जो है वो यहाँ पर कॉपरेशन देखा जाता है दोनों देशों के बीच में। और 98% जो बांग्लादेशी हैं वो उनकी एथनिसिटी देखेंगे, नृजातीयता बोलते हैं, जातीयता नहीं बोलते, कास्ट नहीं है, ये नृजातीयता बोली जाती है ना। इसको एथनिक कंसेप्ट में लिया गया। तो इसमें भी हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, क्योंकि बांग्लादेश बंगाल 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान जो बनता है बांग्लादेश, है ना, तो 1971 में बनता है, उसके पहले तो भारत का ही एक तरीके से पार्ट था 47 के पहले तक अगर आप देखेंगे, है ना। तो यहां पर कॉमन टंग है ना, जो आपकी क्या है, उभयनिष्ठ भाषा वाले लोग मिलेंगे। कल्चरल जो है एस्पेक्ट होगा वो भी सेम है, फेस्टिवल्स भी कल्चर के अंदर आ जाता है, कल्चर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसके अंदर आपका रहन सहन, खान पीन, है ना, जो नृत्य हो गया, जो आपके गाने वगैरह हो गए, ये सब आते हैं। तो कुल मिला के ये है कि पीपल टू पीपल जो टाइज है उसमें बहुत ज्यादा डीप जो है संदर्भ एस्पेक्ट देखा जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके बाद दोनों देशों की अगर हम जलवायु की बात करें तो मॉइस्ट और ह्यूमिड जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और दोनों ही देश क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस जो आपकी क्लाइमेट डील है, सेंडाई जो फ्रेमवर्क है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इन सबके दोनों ही देश पक्षकार है। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला तो पोरस नेचर है बॉर्डर का, तो इससे जैसे
ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मैरीटाइम पायरेसी, कैटल स्मगलिंग, ब्लैक मनी का जो है ट्रांसफर वगैरह देखा जाता है। और एक लांछन भी लगाता है हमेशा बांग्लादेश भी कि भारत जो है बिग ब्रदर के नेचर से हमेशा उसके आंतरिक जो मुद्दे होते हैं उसमें क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। इसके बाद वाटर शेयरिंग का इशू आप देखेंगे, तीस्ता जल वाला हमने समझौता और विवाद देखा था। तो यहां पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है ना, इससे होती है। जब वाटर शेयरिंग इशू होता है तो वहां पर फ्लड है, सुनामी है, साइक्लोन, तो इन सब में भी ऋणात्मक प्रभाव देखा जाता है। तो ये एक मुद्दा है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो जो हमारे यहाँ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लाया गया था असम में, तो उसको उसके प्रति भी जो है उसने विरोध किया था बांग्लादेश ने, वहां पर कंसर्न रेज किया था। इसके बाद जो चाइना का BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसका एक्टिव पार्टनर है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो पड़ोसी है अगर उसका झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा होगा तो चाइना हमारे ऊपर हावी होगा, है ना। और ये करता भी है चाइना की, जैसे किसी चीज को हमने एंटी डंपिंग के थ्रू उसको बैन कर दिया हमारे इंडिया में, तो वो बाईपास करके नेपाल और बांग्लादेश से जो है इंडिया में डंप करता है चीजों को, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखेंगे कि बांग्लादेश जो है मेजर रेसिपेंट भी है चाइनीज मिलिट्री इन्वेंट्री का और सबमरीन्स वगैरह का भी, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो प्लेटफॉर्म्स है ना, उसका उपयोग भारत को करना चाहिए। जैसे बायलैटरल टॉक्स को भी बढ़ावा देना चाहिए, सार्क बिम्स्टेक को भी जो है मोबिलाइज करना चाहिए, बांग्लादेश को हमारी तरफ जो है क्या करने के लिए, उसका झुकाव हमारी तरफ ज्यादा रहे। ये इस तरीके के जो है प्रैग्मेटिक जो मेजर्स हैं वो भारत को लेना चाहिए। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट को यहां पर अप्लाई करना चाहिए। जो भी आपके वाटर शेयरिंग इश्यूज हैं उनको खत्म करना चाहिए, जैसे हमारे कमीशन वगैरह भी बनाया गया है, तो उसका यथार्थवादी यूज करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करने के लिए यहां पर रेगुलर बेसिस पे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने की जरूरत है। कल्चरल जो आपके इवेंट्स वगैरह हैं वो ज्यादा से ज्यादा दोनों देशों के बीच करने की आवश्यकता है। फेक न्यूज जो भी होती है उनको कर्ब करने की आवश्यकता है, ताकि ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया जा सके और ट्रस्ट बिल्डिंग किया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। आप इंडो पैसिफिक रीजन, अगर आपको मैप की जानकारी है और अगर आप रीजन की जानकारी समझ लेंगे ना, तो ऑलरेडी जो बायलैटरल रिलेशन है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको जो लिखनी है आंसर मेंस में, बहुत ईजी हो जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि वहां पर मैप जरूर कोट करिए आप, है ना, उससे एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। जो भी आपकी कॉपी रिव्यू कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो अच्छे मार्क्स आप फेच कर सकते हैं वहां से। की पॉइंट्स यहां पर देखा जाए तो फॉरेन जो डिप्लोमेटिक टाइज है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में वो वेल एस्टैब्लिश्ड है, और दोनों जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कब से एंजॉय कर रहे हैं, ब्रिटिश एरा से, ठीक है। दोनों जो है कॉमनवेल्थ जो नेशन है उनके मेंबर हैं, तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, लिंग्विस्टिक, स्पोर्ट्स रिलेशन भी है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो दोनों ही कॉलोनीज रहे हैं, इसलिए जो है आपकी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है दोनों देशों की। इसके बाद कल्चर की बात करें, चाहे आर्ट की, म्यूजिक की, कमर्शियल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की, जैसे क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, तो यहां पर भी जो है सुदृढ़ सांस्कृतिक संबंध जो है दोनों देशों के बीच में देखे जाते हैं। इसके अलावा लगातार जो है दोनों देशों के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज वगैरह भी होती है ना, तो और मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है। तो जैसे ऑसी इंडेक्स जो है यहाँ पर एक जो है एग्जांपल लिया गया, मालाबार में भी ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर इस बार जो है पार्टिसिपेट किया था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। कन्वर्जेंस की बात करें, मतलब अभिसरण कहां कहां पर हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कन्वर्जेंस है, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो $25 बिलियन है। ऑस्ट्रेलिया जो है की पार्टनर है इंडिया का। हमको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो हमारी कंपनीज को, हमारे इन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से भी हमारे लिए की पार्टनर है ना। और वहां से हम एम्पल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है गेन कर सकते हैं, ठीक है, माइनिंग और एनर्जी इंडस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके अंतर्गत नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट के रूप में, है ना, जैसे कि पेंशन फंड वगैरह हो गया। इसके बाद हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डबल टैक्सेशन जो आपका अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया गया है, ताकि जो आपका टैक्सेशन में चोरी वगैरह किया जाता है उसको रोका जा सके। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने और भारत ने यह भी सोचा है कि संयुक्त रूप से कि भारतीय जो रुपे कार्ड है उसको भी लॉन्च किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। मैरीटाइम की बात करें तो मालाबार एक्सरसाइज आप लोगों को पता ही होगा। इंडो पैसिफिक रीजन में वैसे भी चाइना का एग्रेसिव राइज देखा जा रहा है, तो उससे बचने के लिए आवश्यक है कि जो विश्व के देश है, चाहे वो
यूएस हो, भारत हो, है ना, और यहाँ पर अगर आप देख ले ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, तो इनको यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए इस तरीके की जो समन्वय है, सहयोग है, उसको जो है मोबिलाइज करने के लिए, उसका दोहन करने की आवश्यकता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे पायरेसी है, टेररिज्म है, प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स है मास डिस्ट्रक्शन के लिए, नेचुरल डिजास्टर है ना, और आप देखेंगे कि ड्रग्स की भी ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमंस की भी ट्रैफिकिंग। तो इन सबको जो है वो रोकने के लिए, इन चुनौतियों को सामना करने के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमको सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है दोनों देशों के बीच में। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि दोनों देशों का उद्देश्य जो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि को ये दोनों देश बढ़ावा देते हैं, ठीक है, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो फ्री और ओपन रहे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, पब्लिक और पब्लिक गुड्स के लिए, है ना, ठीक है। और यहां पर रूल बेस्ड जो है हम डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं दोनों देश, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट करते हैं, है ना, डिस्प्यूट्स को पीसफुली जो है सेटलमेंट किया जाए, फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाए। इसके बाद शेयर कॉमन विजन की बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। अब दोनों पॉइंट सेम है, हमको आंसर में कभी भी जो है वो दोहराव नहीं लाना है, क्योंकि 100 150 शब्द 200 शब्द में लिखना, तो एक ही पॉइंट को बार बार नहीं लिखना है, नहीं तो इरिटेट होता है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, फिर आपको वो मार्क्स नहीं देता है, ठीक है ना, रिवॉर्ड नहीं करता है। तो यहां पर अच्छे मार्क्स नहीं आते, उससे रैंक नहीं आती। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कॉमन कंसर्न की बात करें तो स्ट्रैटेजिक भी है, सिक्योरिटी भी है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन में। डिफेंस की बात करें तो की डिफेंस पार्टनर है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दोनों के बीच में डिफेंस टाइज जो है वो बहुत ज्यादा सशक्त है, ठीक है, और लगातार जो है हम उनको और भी ज्यादा सुदृढ़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना का जो है एग्रेसिव राइज देखा जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि दोनों जो कंट्रीज है उन्होंने वाइट शिपिंग एग्रीमेंट भी किया है, हम बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज भी करते हैं, ऑस इंडेक्स, है ना, जिसको 2 साल में एक बार किया जाता है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में भी 2020 में पार्टिसिपेट किया ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद यूएनएससी रिफॉर्म की बात करें जिसमें परमानेंट मेंबरशिप की बात आती है इंडिया की, तो इंडिया के कंट्री मतलब इंडिया की जो सदस्यता है, स्थायी सदस्यता, उसको सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। एनर्जी के कंसेप्ट में बात करें अगर, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा रिच है, किसमें? कोल में, यूरेनियम में, नेचुरल गैस के रिजर्व में। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी क्या है, विन विन सिचुएशन है। इसके बाद दोनों ने साइन किया है सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया का आउट ऑफ द बॉक्स जाके मेंबरशिप के लिए जो है सपोर्ट करता है, किसमें? एनएसजी में, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, जबकि हम जो है एनपीटी में के हस्ताक्षर करता नहीं। ये आप लोगों को पता होगा, एनपीटी, है ना, सीटीबीटी, ये सब आप लोगों को पता होगा, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए ट्रीटीज है। अब इसके बाद कल्चर की बात करें तो हमारा बहुत सारा जो भारतीय डायस्पोरा है, भारतीय प्रवासी, उनकी उपस्थिति है ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1 लाख। अब 1 लाख वहां के हिसाब से बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ तो मतलब अकेले यूपी की इतनी जनसंख्या है कि बहुत सारे देशों की बहुत ज्यादा कम होगी उससे जनसंख्या। इसके बाद इंडियन डायस्पोरा की बात करें और ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो कुशल प्रवासी है, स्किल्ड जो माइग्रेंट्स है, उसमें सबसे बड़ा जो परसेंटेज है इंडियन डायस्पोरा का है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय छात्रों की बात करें तो पूरे मतलब विश्व से जो वहां पर छात्र जाते हैं पढ़ने, तो ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय छात्र हैं वो वहां पर दूसरे नंबर पे आते हैं संख्या में, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर डाइवर्जेंस देखें तो सीधी बात है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज्यादा हाई डिपेंडेंसी है चाइना में डिफेंस इक्विपमेंट और भी रॉ मटेरियल्स के लिए, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद आप देखेंगे कि भले ही ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुपिंग के हिस्से के रूप में भारत और अमेरिका के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था अभी भी चीन पर निर्भर है, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है वो अभी तक जो है फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि इस पे जो वार्ता चल रही 2011 में ही स्टार्ट हो गई थी, तो ये कहीं ना कहीं हर्डल है बाइलैटरल ट्रेड के लिए, इसको जल्द से जल्द साइन करने की आवश्यकता है। वे फॉरवर्ड यही है कि आपस में जो है समन्वय और सहयोग स्थापित करने की जरूरत है। इंडो पैसिफिक रीजन को भी शांति और स्थिर बनाए रखने के लिए विभिन्न आयामों पर दोनों देशों को सहयोग और समन्वय करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, तो पार्लियामेंट पावर टू इंक्लूड अ कास्ट इन द शेड्यूल कास्ट, है ना, कास्ट लिस्ट। तो यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी बोला है यूपी गवर्नमेंट को नोट की भैया जो आपके उच्च न्यायालय ने 17 अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित करने के उत्तर प्रदेश के जो सरकार का आदेश है उसको रद्द कर दिया है। और उसने यहां पर देखिए ये एक कंटेक्स्ट है, अब कंटेक्स्ट है, अब इसमें की पॉइंट्स देखना है हमको। तो सीधी बात है कि हाई कोर्ट ने जो बोला है वो बोला ये संवैधानिक आयाम है,
ठीक है ना, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा और संसद जो है नियम के द्वारा जो है कानून बना के जो है इसको स्थापित कर सकती है। इसके अलावा जो है इस तरीके की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो सरकार ने कैसे निर्णय ले लिया, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड क्या है। तो सीधी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 है उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि किसी भी कास्ट को, रेस को, ट्राइब को, ग्रुप को अगर आपको रिवॉर्ड करना है एससी के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए प्रावधान दिया गया आर्टिकल 341 में, है ना, कि किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में किस जाति या जाति समूह को, वर्ग को जो है एससी वगैरह के अंतर्गत शामिल करना है। अब अंडर आर्टिकल 341 की बात करेंगे तो वहां पर राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद जो है जो भी आपके समुदाय हैं उनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, किसके पास ये शक्ति, ये याद रखेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए इसको क्या किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। अब यहां पर यह बोला गया है कि जो आर्टिकल 341 सब क्लॉज 2 है उसके अंतर्गत मान लीजिए राष्ट्रपति जी ने किसी भी जाति या जाति समूह को ऐसी लिस्ट में शामिल कर दिया अगर, तो शामिल करने के बाद इस सूची में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन उसमें केवल ये, ना तो उसमें समावेश, ना ही उसका एक्सक्लूजन और ना ही इंक्लूजन किया जाएगा। उसका एक्सेप्शन एक ये है कि संसद द्वारा पारित किसी कानून के द्वारा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि संवैधानिक आयाम है। अब अगर कानून को ही मान लीजिए संसद जो है चेंज कर दे तब किया जा सकेगा, एक्सेप्शन है। बाकी इसमें किसी तरीके का भी टेम्परामेंट जो टेम्पर्ड नहीं किया जाता, इसको है ना, इसको इंसुलेटेड किया गया है। इसमें किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं किया जा सकता बाद में, इवन बाय प्रेसिडेंट, एक बार जो डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है नैनो यूरिया से रिलेटेड, बिल्कुल सिंपल सा, पहले भी कवर किया है हमने इसको। अभी भी साइंटिस्ट जो है यहां पर डाउट में है कि किस तरीके से इसके बेनिफिट्स हो रहे हैं क्रॉप को, है ना, कैसे लाभ हो सकता है। नैनो यूरिया की बात करें, नैनो पार्टिकल से मिलकर बना, ये तो नाम से ही समझ में आ गया। ये फर्टिलाइजर पेटेंट है और ये आपका बेचा जाता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा, ठीक है ना। इसको अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने कमर्शियल यूज के लिए, क्योंकि इसमें जो है पोटेंशियल है, किस लिए, इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है ना, और ये कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट बिल को कम करेगा। इंपोर्ट बिल को कम करेगा तो सरकार के पास राजस्व तो ज्यादा बचेगा, तो वो सोशल और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। हमारे यहाँ मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस तरीके के प्रोग्राम को सफल बना सकेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए कि इसमें से जो एसेंशियल जो ये यूरिया है ये किससे मिलकर बना होता है, नैनो पार्टिकल से, ठीक है ना। एक तरीके का ये केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जिसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करने के लिए जो है प्लांट को बनाया गया है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, एक तरीके से प्रोटीन का स्रोत है, और ये एक तरीके से प्लांट के लिए मेजर या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। अब यहां पर ये प्रोडक्ट डेवलप किसने किया, तो इफ्को की जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है कलोल गुजरात में, उसने जो है इसको डेवलप किया है, ठीक बात है। अब यहां पर ये देखिए कि एक तरफ तो हमारी कंट्री का सब्सिडी जो बिल है वो भी कम हो जाएगा, इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। इसके अलावा भी इसके यूज है कि जैसे कन्वेंशनल यूरिया को अगर आप देखेंगे तो उसके कारण क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी थी उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता था, है ना। उससे सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी थी उसमें भी नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाता था, तो उसको वो कम करेगा, वाटर पॉल्यूशन को कम करेगा, एयर पॉल्यूशन को कम करेगा। कन्वेंशनल यूरिया की एफिशिएंसी 25% थी, और जो नैनो यूरिया है, लिक्विड नैनो यूरिया, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है 85 से 90% है। कन्वेंशनल यूरिया की बात करें तो इसमें ऐसा किया जाता था कि जैसे इसका जो उपयोग था वो तार्किक आयाम पर नहीं किया जाता था, तो इसका वांछित प्रभाव जो है नहीं मिल पाता था, प्रोडक्टिविटी अप टू द मार्क नहीं मिल पाती थी। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन था वो वाष्पीकृत हो जाता था, क्योंकि टारगेटेड एरिया पे उसको अप्लाई नहीं किया जाता था, ठीक है। इसके बाद सिंचाई के दौरान बहुत सारा नाइट्रोजन का निक्षालन हो जाता था, बह भी जाता था, ठीक है। अब यहां पर जो लिक्विड नैनो यूरिया है इसको टारगेटेड एरिया पे जैसे प्रत्यक्ष रूप से लीव्स वगैरह पे इसका छिड़काव किया जाता है, तो ये डायरेक्टली पौधे अवशोषित कर लेते हैं इसको, है ना, तो लक्षित आपूर्ति प्रदान किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। और ये डायरेक्टली जो है रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होता है पत्तियों के, उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो इफ्को ने बताया भी है कि 2 से 4 ml जो नैनो यूरिया है उसको 1 लीटर पानी में आप जो है मिक्स कर लीजिए, फिर उसको स्प्रे करेंगे अगर आप क्रॉप की लीव्स में, है ना, तो वहां पर ग्रोथ जो है स्टेज एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद यहां पर अगर शेल्फ लाइफ की बात करें लिक्विड नैनो यूरिया की, तो 1 साल तक होती है। इसमें फार्मर को कोई चिंता करने की विषय नहीं है, चिंता करने का कोई संदर्भ नहीं है। जब इसमें केकिंग वगैरह हो जाए, है ना, फसल के कड़ा होने के बारे में भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, भले ही इसका कॉन्टैक्ट मॉइस्चर से हो, ठीक है। कुल मिलाकर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो रिलेटेड है एमसीक्यू से, और जो पहला एमसीक्यू है ये ऑन्कोलिटिक वायरस। अब आपने जैसे ही ये ऑन्को वर्ड सुना तो आपको समझ में
आ जाएगा कि कार्सिनोजेनिक कोई रेफरेंस है, इसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि दे आर वायरसेस दैट सेलेक्टिवली टारगेट एंड किल कैंसर सेल्स व्हाइल स्पेयरिंग नॉर्मल वंस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि बॉडी की जो इम्यून कैपेसिटी है अगेंस्ट कैंसर, उसको रिकॉग्नाइज करना और डिस्ट्रॉय करना, उसको बूस्ट करना और डिस्ट्रॉय करना कैंसर सेल्स को, है ना, कैन बी बूस्टेड बाय यूजिंग ऑन्कोलिटिक वायरसेस। बिल्कुल ठीक है दोनों स्टेटमेंट, इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सही ही बताना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के बारे में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये पार्ट है चर्चेस और कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा का, जिसको लिस्टेड किया गया है अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत। इसके बाद ये कंटेन करता है टॉम्ब ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, और ये बना हुआ है इंडो पोर्चुगीज स्टाइल में, ठीक है ना, आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, तो इसका आंसर आपका 1 2 3 ए हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और टेंशन मत लीजिएगा, मान लीजिए कि कभी गैप हो जाए तो किसी जो आपकी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं तभी गैप होता है, लेकिन आपका कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं। इतना विश्वास बनाए रखिए, जैसे बायलैटरल रिलेशन में बनाए रखते हैं वैसे हम लोगों के बीच में भी ये ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।